सीए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी डिविडेंड डिसीजन के बारे में। हमने बच्चों दो मॉडल किए थे अभी तक, एक था आपका गॉर्डन मॉडल और एक था आपका बच्चों कौन सा वाला, वॉल्टर मॉडल। गॉर्डन मॉडल बोलता है कि किसी भी शेयर की प्राइस P0 में आज की प्राइस निकालने का तरीका होता है जो रिटर्न फ्यूचर में आपको मिलने वाली है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, जिसका फॉर्मूला था बच्चों D1/KE - G। D1 का मतलब था बच्चों नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, जिसे हम निकालते हैं D0 1 + G से। D0 का मतलब क्या था, लास्ट डिविडेंड पेड बाय कंपनी। G का मतलब था बच्चों B × R, B का मतलब था रिटेंशन रेशो और R का मतलब था कि हम उस पैसे को बिजनेस में किस रेट पर री इन्वेस्ट करते हैं। सेम चीज़, सेम इंफॉर्मेशन से हम प्राइस वॉल्टर मॉडल से भी निकाल सकते हैं। वॉल्टर साहब बोलते हैं कि जो डिविडेंड आपको दिया जाता है अपॉन KE, ये डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू है, और जो कंपनी ने E - D, E का मतलब था अर्निंग पर शेयर और D का मतलब था कंपनी ने क्या डिविडेंड दे दिया। E - D का मतलब होता है कि कंपनी ने कितना पैसा अपने पास रिटेन रखा है, इसकी भी हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू अपॉन KE। लेकिन बात ये होती है कि कंपनी जिस पैसे को रिटेन रखती है उस पैसे को कंपनी बिजनेस में री इन्वेस्ट करती है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो पैसा कंपनी बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है उस पर क्या रेट कंपनी कमाती है, और यही पैसा अगर शेयर होल्डर को दिया जाता तो शेयर होल्डर क्या कमाता है। पहले हम देखते हैं कि जो पैसा कंपनी ने रखा है उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ फ्यूचर में बढ़ेगी या कम होगी। मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों यहाँ पर किसे, R/KE से। तो ये वॉल्टर मॉडल का कंसेप्ट था जो हमने बच्चों लास्ट क्लास में किया था। हम लोगों ने इसके कुछ कंसेप्ट किए थे। आज हम बात करते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन की, और प्रैक्टिकल पे जाने से पहले बच्चों एक हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट। वॉल्टर साहब बोलते हैं कि अगर किसी सिचुएशन में आपका जो R है इज मोर देन KE, अगर आपका जो R है वो KE से ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी ज़्यादा रिटर्न कमाती है एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर। इसमें वॉल्टर साहब बोलते हैं कि इस केस में डिविडेंड का जो अमाउंट है वो 0 होना चाहिए, कि अगर R ज़्यादा है तो कंपनी के लिए ये सही रहेगा कि कंपनी पैसे को रिटेन रखे और देन री इन्वेस्ट करे। इससे कंपनी के शेयर की प्राइस ज़्यादा होगी और बेनिफिट भी किसको होने वाला है इस केस में, देखो शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो बेनिफिट किसका है, शेयर होल्डर का। और ये बोलते हैं कि अगर आपका R इज़ लेस देन KE, अगर आप कम रेट पे रिटर्न कमाते हैं एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, तो आपका D होना चाहिए, D फॉर डिविडेंड होना चाहिए बच्चों कितना, 100%। ये इनकी ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी है। इसके बारे में बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आइए बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बच्चों आप सबसे फर्स्ट आइए एग्जाम्पल नंबर 4 पर, वॉल्टर मॉडल का एग्जाम्पल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए बच्चों। वॉल्टर मॉडल, ABC लिमिटेड वाज स्टार्टेड अ ईयर बैक विद द पेड अप कैपिटल ऑफ 40 लाख। इन्होंने जो पैसा बिजनेस में बच्चों इन्वेस्ट किया है वो कितना है, 40 लाख है। तो इनकी जो कैपिटल है, जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में बच्चों वो है 40 लाख। आगे कंपनी की जो अर्निंग है, अर्निंग जो है वो है बच्चों कितनी, 4 लाख। सबसे पहले बात करते हैं 40 लाख रुपए लगा के आप 4 लाख कमाते हैं तो कंपनी का जो R है वो बच्चों हो गया तुम्हारा कितना, 4 लाख की रिटर्न 40 लाख के इन्वेस्टमेंट पर इंटू 100, तो R हो गया बच्चों आपका कितना, 10%। आगे अर्निंग पर शेयर पहले निकाल लें बच्चों। अर्निंग दे रखी है आपको कितनी, 4 लाख। अर्निंग पर शेयर निकाल लेते हैं। 4 लाख की अर्निंग है बच्चों, कितने नंबर ऑफ शेयर पे आप देखेंगे, नंबर ऑफ शेयर है 40,000, तो आपका जो अर्निंग पर शेयर हो गया बच्चों हो गया 10 रुपीज़ का। क्लियर। आगे डिविडेंड पेड, जिसको हम बोलते हैं आपने कितना डिविडेंड चुकाया, 3,20,000 का डिविडेंड चुकाया। क्या हम इसे डिविडेंड पर शेयर निकाल सकते हैं बच्चों? 3,20,000 का जो डिविडेंड दिया है कंपनी ने वो दिया है 40,000 शेयर पर, इसका मतलब 8 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड दे दिया। क्लियर। आगे
You are required to find out whether the company's dividend payout ratio is optimal. बताइए क्या कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो ऑप्टिमल है या नहीं है। अच्छा, केवल ये नहीं बताना है कि ऑप्टिमल है या नहीं है, हमें साथ में इसको प्रूव भी करना है। आइए मुझे बताइए कि इस केस में कंपनी का आर कितना है बच्चों, 10%, और शेयर होल्डर की पहले बताइए के ई कितनी है। आपको बच्चों साथ में क्वेश्चन में एक रेशो दे रखा है, प्राइस अर्निंग रेशो। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि 1/PE रेशो इंटू 100 करने से बच्चों हम के निकाल सकते हैं। 1/12.5 इंटू 100, यहाँ होता है ये 8%। मतलब कि कंपनी का जो आर है 10% है और के ई कितना है, 8% है। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशो एज पर वॉल्टर मॉडल ऑप्टिमल है या नहीं है। मुझे बताइए इस सिचुएशन में कंपनी के शेयर की प्राइस क्या होगी। तो मैंने लिखा प्राइस इन करंट सिचुएशन। प्राइस का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है, डी अपॉन के ई। डी कितना है बच्चों इनका 8, अपॉन के ई कितना है बच्चों 8%, प्लस ई माइनस डी। ई है 10 माइनस डी कितना है 8। इसका मतलब कंपनी ने 2 रुपये अपने पास रिटेन रखे, जिस पैसे को कंपनी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी 10%, और अगर शेयर होल्डर को मिलता तो शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता बच्चों कितने पर, 8% पर। तो इंटू 10% अपॉन 8% से हमें ध्यान लग जाएगा कि इस पैसे की वर्थ फ्यूचर में बढ़ने वाली है या कम होने वाली है। देखेंगे तो ज़्यादा कमाती है कंपनी एज कम्पेयर टू शेयर होल्डर, पैसे की वर्थ फ्यूचर में बढ़ रही है। होल डिवाइड बाय आपका जो के ई है बच्चों कितना है वो 8%। ये निकल जाएगी शेयर की मार्केट प्राइस करंट सिचुएशन में। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताइए क्या कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो ऑप्टिमल है। हमने बात की थी कि वॉल्टर साहब बोलते हैं कि जहां कंपनी का रिटर्न ज़्यादा हो एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर, इन दैट केस कंपनी का डिविडेंड होना चाहिए बच्चों 0। तो मैं क्या बोलूँगा, इन केस वेयर आर इज more than KE at optimal level, D should be 0। इस केस में D 0 होना चाहिए। अगर ऑप्टिमल लेवल के कंसेप्ट को अगर फॉलो किया जाता है बच्चों तो D 0 होना चाहिए। अगर D 0 होना चाहिए, अगर ऑप्टिमल लेवल फॉलो किया जाता है तो D 0 होना चाहिए। तो मुझे बताइए अगर कंपनी इस पॉलिसी पर होती, कौन सी पॉलिसी, कि इस केस में D 0 होना चाहिए, अगर कंपनी इस पॉलिसी को फॉलो करती तो बताइए शेयर की प्राइस क्या होती। प्राइस इफ ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशो इज फॉलोड। अगर कंपनी ने ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशो फॉलो किया होता तो शेयर की प्राइस क्या होती। इस केस में जहां पर आपका 8 ज़्यादा है तो D 0 होना चाहिए। तो 0 डिवाइडेड बाय 8%, आपको पता है कि 0 बाय 8% का मतलब कुछ भी नहीं आएगा 0, प्लस ई कितना है 10 माइनस 0। इस पैसे को कंपनी इन्वेस्ट करती है बिजनेस में 10% पर और शेयर होल्डर को मिलते तो इन्वेस्ट करता 8% पर। इसका मतलब पैसे की वर्थ फ्यूचर में बढ़ रही है। इसके डिवाइड में बच्चों कितना आएगा 8%। ये शेयर की प्राइस निकालिए और आप जैसे ही कैलकुलेटर प्राइस निकालेंगे आप देखेंगे कि ये जो प्राइस आ रही है इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसका मतलब वॉल्टर साहब का कंसेप्ट जो था कि ऑप्टिमल लेवल पर जहाँ पर आपका आर क्या होता है बच्चों के ई से ज़्यादा होता है, डिविडेंड होना चाहिए कितना 0। और कंपनी ने ये डिविडेंड पॉलिसी जो फॉलो कर रखी है वो ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल लेवल पर D 0 होना चाहिए था। अगर कंपनी ने ऑप्टिमल पॉलिसी फॉलो की होती तो शेयर की प्राइस क्या होती वो भी हमें लिख के देनी पड़ेगी। केवल और केवल ये नहीं बोलना है कि हाँ जी कंपनी का आर ज़्यादा है के ई कम है तो ऑप्टिमल के लेवल पर D 0 होना चाहिए था, लेकिन कंपनी तो डिविडेंड दे रही है कितने का 8 रुपये का। इसका मतलब कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी ऑप्टिमल नहीं है। केवल लिखना नहीं है, उसको प्रूव करना है कि अभी की सिचुएशन में प्राइस क्या है और ऑप्टिमल लेवल फॉलो किया जाता तो प्राइस क्या होती। क्लियर बात मेरी समझ में आ गई आपको। इसे नोट कीजिए बच्चों, फिर हम बात करते हैं और आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में। पहले इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल पाइए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5 आइए। द अर्निंग पर शेयर ऑफ कंपनी इज 10।
कंपनी का जो EPS है बच्चों वो कितना है 10। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब वो रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी जनरेट करती है अपने फंड्स पर, R है बच्चों कितना 15%। आगे द कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ इट्स रिस्क क्लास, इसका मतलब ये होता है कि सेम रिस्क क्लास के शेयर में अगर पैसा लगाया जाए तो वहाँ क्या रिटर्न कमाई जा सकती है, जिसे हम बोलते हैं कि E जो है बच्चों वो है 12.5%। क्लियर, आपको वॉल्टर मॉडल लगाना है। अब क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़ें, क्या दे रखा है, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशो, बताइए क्या होना चाहिए। R ज़्यादा है तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस R इज मोर देन KE, ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशो शुड बी 0। तो ऑप्टिमल जो डिविडेंड पे आउट रेशो है वो 0 होना चाहिए। इन दैट केस कंपनी को डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए। सेकंड नंबर, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ द शेयर एट दिस पे आउट, बताइए इस पे आउट पर कंपनी के शेयर की प्राइस क्या होगी। बताइए, प्राइस का फॉर्मूला D/KE प्लस E माइनस D इंटू R/KE होल डिवाइड बाय KE। बताइए D कितना, इस केस में D 0 अपॉन 12.5%, 0 आएगा ये तो। E कितना है बच्चों आपका 10 माइनस 0 इंटू इस पैसे को कंपनी किस रेट पे इन्वेस्ट करती है बच्चों 15%, और अगर शेयर होल्डर को मिलता तो वो इन्वेस्ट करता 12.5%। तो क्लियर है ये पैसे की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ रही है। होल डिवाइड बाय KE 12.5%, ये निकल के आ जाएगी बच्चों शेयर की प्राइस। क्लियर, आगे थर्ड इसकी रिक्वायरमेंट, व्हाट शैल बी द प्राइस ऑफ द शेयर, सॉरी हाउ शैल द प्राइस ऑफ द शेयर बी इफेक्टेड, बताइए कि शेयर की प्राइस कब बदल जाती इफ अगर डिफरेंट पे आउट वर एम्प्लॉयड, अगर डिफरेंट पे आउट होता तो बताइए शेयर की प्राइस किस तरीके से बदल जाती। अगर डिफरेंट पे आउट मतलब कि डिविडेंड अगर कुछ और होता तो बताइए शेयर की प्राइस कैसे बदल जाती। तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा, थर्ड नंबर, प्राइस ऑफ शेयर एट डिफरेंट डिविडेंड पे आउट रेशो, ये बोलता है कि अगर डिफरेंट डिविडेंड पे आउट रेशो होते तो बताइए शेयर की प्राइस कैसे बदलती। अभी इस केस में बताइए कि शेयर की प्राइस कितनी है, आपने निकाल ली, ये निकल जाएगी शेयर की प्राइस। लेकिन ये तब है ना जब आप डिविडेंड नहीं देते हैं। तो अगर डिविडेंड कुछ होता तो बताइए शेयर की प्राइस पे क्या प्रभाव पड़ता। तो हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि अगर डिविडेंड 2 रुपये होता, 4 होता, 5 होता, ऐसा नहीं बताया गया। तो हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। मैंने कहा लेट एज्यूम डिविडेंड अगर 4 रुपीज़ का मान लेते हैं, अगर डिविडेंड 4 का मानते हैं तो बताइए क्या होगा। डिविडेंड 4 अपॉन KE कितना 12.5% प्लस 10 माइनस 4, कंपनी ने 6 का रिटेन रखा जिसको कंपनी इन्वेस्ट करती है 15% पर, शेयर होल्डर को मिलता तो इन्वेस्ट करता 12.5% पर, होल डिवाइड बाय 12.5%। ये शेयर की प्राइस निकल जाती अगर डिफरेंट पे आउट रेशियो होता तो। एक और बता दीजिए, 2-3 एजम्पशन डाल दीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन 4 नंबर का है या 6 नंबर का है। अगर 6 नंबर का है तो 2-3 एजम्पशन डाल के कि मान लीजिए लेट डिविडेंड कितना मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। अगर डिविडेंड 6 मान लेते हैं तो बताइए शेयर की प्राइस कितनी हो जाएगी, 6/12.5% प्लस 10 माइनस 6, ये 4 हो जाएगा, इंटू 15% डिवाइड बाय 12.5% होल डिवाइड बाय 12.5%। और एक बात आप गौर से देखना, जहाँ पर कंपनी के शेयर का R क्या होता है, ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ डिविडेंड देने से शेयर की प्राइस कम होगी। इस केस में 4 का डिविडेंड दे रहे हैं, देखना इसके कंपैरिजन में यहाँ प्राइस कम होगी, और यहाँ 6 का डिविडेंड दे रहे हैं तो शेयर की प्राइस और कम हो जाएगी। मतलब कि डिविडेंड दे रहे हैं उसके बावजूद शेयर की प्राइस क्या होने वाली है, कम होने वाली है। क्यों? इसका रीज़न क्या है, R ज़्यादा है। इस केस में कंपनी को जितना हो सके पैसा अपने पास रिटेन रखना चाहिए। ये क्वेश्चन हमने किए बच्चों, कौन से क्वेश्चन नंबर आपने 4, 5th किए, फटाफट नोट कीजिए इसे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 7 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ क्लोजली हेल्ड टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ बीन फॉलोइंग अ डिविडेंड पॉलिसी
विच कैन मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी एज पर वॉल्टर मॉडल। कंपनी वॉल्टर मॉडल के कंसेप्ट को फॉलो करती है। अकॉर्डिंगली ईच ईयर एट डिविडेंड टाइम, जब भी डिविडेंड देने की बारी आती है, कैपिटल बजट इज रिव्यूड इन कंजंक्शन विद द अर्निंग फॉर द पीरियड, हम हमारे कैपिटल बजट को रिव्यू करते हैं। एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर शेयर होल्डर्स, और पता करते हैं कि शेयर होल्डर के पास में कोई दूसरा अल्टरनेटिव है या नहीं है पैसे को इन्वेस्ट करने का। इन लाइन का हमारे यहाँ क्या रोल है, कोई रोल नहीं है, फालतू बकवास हो रही है। आगे, इन द करंट ईयर कंपनी का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है बच्चों, 10 लाख, मतलब कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 10 लाख रुपए है। नेट प्रॉफिट है बच्चों कितने का, 10 लाख रुपए का। आगे, इट इज एस्टिमेटेड दैट द कंपनी कैन अर्न 2,50,000 इफ प्रॉफिट्स आर रिटेन्ड। ये बोलते हैं कि इस प्रॉफिट को अगर रिटेन रख लें, रिटेन रख के क्या करोगे, इसको री इन्वेस्ट कर देंगे बिजनेस में। ये बोलते हैं कि अगर रिटेन रख लिया जाता है तो उस पर हम 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं। अच्छा, तो आर निकाल लो, 10 लाख रुपए बिजनेस में लगा के कंपनी 2.5 लाख रुपए कमा सकती है इंटू 100, तो इसका मतलब जो कंपनी का आर है वो 25% निकल के आ गया। आगे, द इन्वेस्टर हैव अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टर के पास भी एक मौका है कि इस पैसे को अगर उन्हें दे दिया जाए तो इस पैसे को वो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, जिसपे इन्वेस्टर बोलते हैं कि हम कितने रिटर्न कमा सकते हैं, कि ई कमा सकते हैं कितना बच्चों, 12%। क्लियर। कंपनी के पास जो नंबर ऑफ शेयर है वो 1 लाख है, तो आप ईपीएस निकाल लीजिए। ईपीएस कैसे निकल के आएगा बच्चों, 10 लाख का कंपनी का प्रॉफिट था, 10 लाख का प्रॉफिट था जो कंपनी ने अपने पास रिटेन रखा है। 2.5 लाख की बात मत करना, 10 लाख रिटेन रखेंगे तो 2.5 लाख कमाएंगे, कमाए थोड़ा है, कमाए कितने आपने, 10 लाख, 10 लाख कमाए हैं एक्चुअल में 1 लाख शेयर पर। ये बोलता है कि 10 लाख रुपए कमाए हैं हमने 1 लाख शेयर पर, तो ईपीएस हो गया बच्चों कितने का, 10 रुपए का। आगे, व्हाट वुड बी द डिविडेंड पे आउट रेशियो इफ इट विश टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। बताइए कि इस केस में बताइए कि अगर आप शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज कब होती है, जब शेयर होल्डर के पास जो जितने शेयर हैं उनकी मार्केट में कीमत क्या हो जाए बच्चों, बढ़ जाए। तो बताइए, एज पर वॉल्टर मॉडल, एज पर वॉल्टर मॉडल बताइए इस केस में आर ज़्यादा है, वेयर R is more than KE, अगर R क्या हो, KE से ज़्यादा हो, कंपनी should not pay any dividend to शेयर होल्डर। जहाँ पर आर बच्चों क्या होता है, ज़्यादा होता है, वहाँ पर कंपनी को डिविडेंड देना नहीं चाहिए। मार्केट प्राइस इफ ऑप्टिमल पॉलिसी इज एडॉप्टेड, अगर कंपनी ऑप्टिमल पॉलिसी एडॉप्ट करती है तो बताइए इस केस में शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए, D/KE प्लस E माइनस D इंटू R/KE होल डिवाइड बाय KE। D कितना है बच्चों इस केस में आपका, D 0 अपॉन KE कितना है, 12%। कंपनी ने क्या किया बच्चों, 10 रुपये का EPS कमाया, D देंगे नहीं, तो 10 के 10 को बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाएगा बच्चों 25% पर, और शेयर होल्डर को मिलते तो वो अर्न करते 12%। ये पैसे की वर्थ आप देखेंगे बढ़ रही है फ्यूचर में, डिवाइड बाय KE कितना है, 12%। तो ये शेयर की प्राइस निकल के आ जाएगी अगर कंपनी ऑप्टिमल पॉलिसी फॉलो करती है तो। यहाँ बच्चों क्वेश्चन कौन कौन से किए हमने, 4, 5 एंड 6, 7 मैंने आपको होमवर्क दिया है। 7 के बाद में बच्चों इसी कंसेप्ट के 1-2 क्वेश्चन और हैं जो हम फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। नेक्स्ट कंसेप्ट बच्चों आपका स्टार्ट होता है MM मॉडल। MM मॉडल जो है जिसे हम बोलते हैं मोदी गिलियानी मिलर मॉडल, ये मॉडल भी बच्चों शेयर की प्राइस निकालता है। कैसे निकालता है, बहुत सिंपल तरीके से निकालता है, दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करता है, नाम का कि क्लियर है मोदी है, तो
तो यहाँ पर कट करना भाई इस लाइन को। हाँ जी, यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं कि MM मॉडल के हिसाब से शेयर की प्राइस कैसे निकाली जाएगी। एक्स्ट्रा दिमाग का यूज़ नहीं करता है ये कंसेप्ट। ये मॉडल बोलता है कि शेयर की प्राइस कैसे निकाली जाएगी। समझ लो बच्चों, प्राइस टुडे, आज एक शेयर की प्राइस है बच्चों मान लो 100 रुपये। KE शेयर होल्डर की जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो है 12%। एक शेयर की प्राइस आज टुडे 100 है, ये मार्केट प्राइस है, ये रियल मार्केट प्राइस है एक शेयर की आज की। एक शेयर की आज की प्राइस कितनी है बच्चों? 100 रुपये है। इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि जितना भी पैसा वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उस पर 12% रिटर्न मिल जाए। तो बताइए प्राइस आफ्टर 1 ईयर क्या होनी चाहिए? यहाँ बोला जा रहा है कि एक शेयर की प्राइस बच्चों 100 रुपये है, KE 12% है। तो बताइए एक साल बाद शेयर की प्राइस कितनी होनी चाहिए? बताइए बच्चों कितनी होनी चाहिए? KE का मतलब होता है कि शेयर होल्डर रिटर्न की उम्मीद करता है, रिटर्न की उम्मीद करता है कि 12% रिटर्न निकल के आ जाए। जब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल किया था बच्चों, हमने बात की थी KE में क्या क्या आता है। एक आता है तुम्हारे पास में रेवेन्यू रिटर्न, प्लस एक आता है आपके पास में कैपिटल एप्रिसिएशन। दो चीज़ें इसमें आती है बच्चों, एक आता है रेवेन्यू रिटर्न और एक आता है आपके पास में क्या चीज़? कैपिटल एप्रिसिएशन। तो बताइए अगर 100 रुपये का शेयर मैं खरीदता हूँ, KE 12% है, तो बताइए एक साल बाद शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए? एक बात तो क्लियर है, अगर 100 रुपये का शेयर खरीदते हो तो आप 12% कमाना चाहते हो। अगर आपको 12% कमाना है, इसका मतलब 12 रुपये अगर कमाने हैं, तो बताइए 12 रुपये की कमाई कब होगी? अगर एक साल बाद शेयर कितने का हो जाए तो आपको 12 रुपये की कमाई हो जाएगी? बताइए बच्चों। फर्स्ट, if no dividend is paid during the year, अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी कोई डिविडेंड पे नहीं करती है, मतलब कि रेवेन्यू रिटर्न नहीं है, जीरो है, तो बताइए एक साल बाद शेयर की प्राइस कितनी होनी चाहिए? तो 100 रुपये का शेयर 12% रिटर्न कमानी है, ये रेवेन्यू रिटर्न जीरो है। इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि 12 के 12 हमारे पास कहाँ से आ जाए? कैपिटल एप्रिसिएशन से। तो 12 के 12 कैपिटल एप्रिसिएशन से चाहिए। तो बताइए बच्चों एक साल बाद शेयर की कीमत कितनी होनी चाहिए? बताओ भाई कितनी होनी चाहिए? 112 रुपये। कैसे निकल के आएगा? 100 प्लस 100 का 12%। क्यों 12%? क्योंकि डिविडेंड तो मिला नहीं, तो 12% तो हमें शेयर से ही कमाने पड़ेंगे 12 रुपये। तो अगर एक शेयर की कीमत जो आज 100 है तो एक साल बाद वो कितनी होनी चाहिए? 112। इसको मैं बोल सकता हूँ कि 100 कॉमन लेके 1 प्लस 0.12, तो 112 रुपये की कीमत होनी चाहिए शेयर की, अगर डिविडेंड नहीं मिलता है तो। तभी तो देखो 100 में खरीदा, 112 रुपये का शेयर एक साल बाद हो जाएगा, तो इन्वेस्टर को अपनी 12% की रिटर्न हो गई। फॉर्मूला क्या हो गया? P0 का मतलब होता है आज की कीमत क्या है? 1 प्लस KE। इससे निकल के आती है प्राइस, वो भी एक साल बाद की। तो यहाँ इस मॉडल में जो हम प्राइस निकालते हैं ना, वो निकालते हैं आफ्टर 1 ईयर। हम देखते हैं कि एक साल बाद शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए। क्लियर है बात बच्चों? लेकिन अगर इसमें डिविडेंड दे दिया होता तो क्या होता? B, इफ डिविडेंड ऑफ ₹4 इज पेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर ड्यूरिंग द ईयर अगर 4 रुपये का डिविडेंड दिया गया है तो बताइए प्राइस क्या होनी चाहिए? देखो आपको 12% रिटर्न कमानी है। 12% का मतलब हो गया 12 रुपये, जिसमें से रेवेन्यू रिटर्न डिविडेंड आ गया 4 रुपये, तो कैपिटल एप्रिसिएशन में कितने हो गए बच्चों? 8 रुपये हो गए। इसका मतलब 100 रुपये का जो शेयर है वो 8 रुपये के कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ एक साल बाद कितना होना चाहिए? 108 रुपये। सेम बात यहाँ बोलते हैं, फॉर्मूला वही है। एक साल बाद की प्राइस P0 1 प्लस KE कितना होता है? P0 कितना है? 100, 1 प्लस KE कितना है? 12%। लेकिन सर ये तो 112 हुआ, लेकिन इसमें से क्या करना बच्चों?
जो डी है वो माइनस कर देना। डी कितना है 4 का, तो शेयर की कीमत होनी चाहिए बच्चों कितने रुपए 108 रुपये। क्लियर, नोट करें। एम मॉडल, तो बच्चों ये एम मॉडल बात करता है कि 1 साल बाद शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए। तो प्राइस 1 साल बाद का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, P0 1 + KE। और अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया है तो उस डिविडेंड को बच्चों क्या कर देना, माइनस कर देना। ये है आपका MM मॉडल, और इसमें कुछ छोटी मोटी बातें जो आपको साथ में सीखनी पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 में गिवन है बच्चों, डी लिमिटेड हैज़ 10 लाख इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 1997। 1997 के बिगिनिंग में जो नंबर ऑफ शेयर हैं बच्चों कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर हैं वो हैं 10 लाख। करंट मार्केट प्राइस इसे हम बोलते हैं P0, अभी की जो मार्केट प्राइस है बच्चों 150 है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने जो डिविडेंड का रिकमेंडेशन दिया है वो दिया है 8 रुपीज़ का। हम 8 रुपये का डिविडेंड देना चाहते हैं, दिया नहीं है, प्रपोज्ड। कैपिटलाइजेशन रेट KE बच्चों है तुम्हारा कितना 12%। क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट ए, बेस्ड ऑन MM अप्रोच, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। आपको शेयर की मार्केट प्राइस निकालनी है। व्हेन फर्स्ट डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड और डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। तो फर्स्ट डिविडेंड डिक्लेयर्ड और सेकंड देखा नॉट डिक्लेयर्ड। बताइए डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो शेयर की प्राइस 150, अगर आपको रिटर्न चाहिए कितना 12%, तो शेयर की प्राइस कितनी होनी चाहिए, ये माइनस कर देना बच्चों। अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है तो इस केस में डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है बच्चों 8 रुपये, 8 माइनस कर देना। सेकंड, अगर आपका डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड हो तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं है तो 150 + 1 + 0.12 ये निकल जाएगी शेयर की प्राइस, अगर डिविडेंड दिया जाए या डिविडेंड नहीं दिया जाए। दोनों केस में देख के बताइए बच्चों शेयर की प्राइस कितनी होगी, 150 + 12% -8 160 और यहाँ होगी 168। तो इस सिचुएशन में शेयर की प्राइस 1 साल बाद कितनी होगी, 160 और 168 होगी, दो अलग अलग सिचुएशन में। ये क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी और हमने अभी तक क्वेश्चन की केवल फर्स्ट रिक्वायरमेंट को ही किया है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट। पढ़ें क्या दे रखा है, हाउ मैनी न्यू शेयर्स आर टू बी इशूड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ऑन द assumption that net income for ₹2 crore and investment budget is 4 crore. First, the about dividends are distributed और second, dividends are not declared. क्या कहना चाहता है, फर्स्ट तो मिटा दूं मैं आपको, देखो मेरी बात, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बताइए कंपनी को मार्केट में कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, बताइए कंपनी को कितने शेयर मार्केट में इशू करने पड़ेंगे। ये बोलता है कि इस एजम्पशन पे कि कंपनी की नेट इनकम फॉर द ईयर है 2 करोड़। कंपनी की नेट इनकम कितनी है, 2 करोड़ है, और कंपनी को जो इन्वेस्टमेंट करना है, जो कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है वो 4 करोड़ का है। ये बोलता है कि कंपनी को 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। कंपनी की इनकम कितनी है बच्चों, 2 करोड़ है। तो बताइए कंपनी को कितने शेयर मार्केट में इशू करने पड़ेंगे अगर डिविडेंड आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पहला बोलता है कि आपने डिविडेंड क्या कर दिया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटेड, आपने डिविडेंड बांट दिया। तो बताइए कितने शेयर हमें मार्केट में इशू करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें 4 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। और सेकंड बोलता है कि हमने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है,
तो बताइए उस कंडीशन में हमें कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। दोनों सिचुएशन आपके सामने हैं। यहाँ बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे अगर 4 करोड़ की आवश्यकता है, 2 करोड़ की हमारी इनकम है और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाए तो कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। ये हमारी क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट बात करते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अब मुझे बताइए आपके फंड्स रिक्वायर्ड कितने हैं। 4 करोड़। जब हम बिजनेस में आगे नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और हमें बिजनेस में फंड की रिक्वायरमेंट हो तो सबसे पहले कंपनी ये देखती है कि रिटेन्ड में कितना पड़ा है। आज ऐसे नहीं है कि 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है तो सीधा मैं नए शेयर इशू करके 4 करोड़ रुपये लेके आऊँगा। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि हमारे पास हमारी पॉकेट में क्या पड़ा है, हमारे खुद के रिटेन्ड कितने हैं, हमारे खुद की बच्चों नेट इनकम कितनी है 2 करोड़। ये मेरी नेट इनकम है 2 करोड़ की। 4 करोड़ के मुझे फंड चाहिए, 2 करोड़ की मेरी इनकम है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे 2 करोड़ का पैसा यूज कर लूंगा और बाकी बचा पैसा मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्केट से और लाना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है, क्या पता है, नेट इनकम 2 करोड़ की है और आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर 2 करोड़ की इनकम है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आपकी रिटेन्ड अर्निंग बच्चों क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, रिटेन्ड अर्निंग। बताइए आपकी रिटेन्ड अर्निंग कितनी है। वैसे तो 2 करोड़ की हुआ करती थी, वैसे तो 2 करोड़ की थी, लेकिन इस बार हमने क्या कर दिया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना डिविडेंड दिया है आपने बच्चों, 8 रुपए का। कितने शेयर पर, 10 लाख शेयर पर। 10 लाख शेयर पर आपने 8 रुपए का डिविडेंड दे दिया। इसका मतलब हो गया कि आपने 80 लाख रुपए का डिविडेंड बांट दिया। अगर 4 करोड़ की आवश्यकता है, 2 करोड़ मेरी नेट इनकम में थे, लेकिन आपने 80 लाख रुपए तो डिविडेंड बांट दिया, तो हमारे पास बच्चों बचे कितने, 1 करोड़ 20 लाख। तो 4 करोड़ में से मेरे पास 1.2 करोड़ तो रिटेन्ड अर्निंग में अवेलेबल है। तो मुझे आउटसाइड फंड कितना चाहिए, जिसको मैं बोल सकता हूं कि एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड कितना हुआ मेरा, 2.8 करोड़। तो बताइए 2.8 करोड़ रुपए के मुझे फंड चाहिए। तो बताइए कि मुझे मार्केट में कम से कम कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। बताओ कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, बताओ कितने शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे, बताइए। अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उस केस में 1 शेयर की कीमत मार्केट में कितनी होगी बच्चों, 160। अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उस केस में 1 शेयर की प्राइस बच्चों होती है कितनी, 160। तो 2.8 करोड़ को मार्केट से रेज करने के लिए आपको कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, डिवाइड बाय 160। डिवाइड करना है हमें किसका बच्चों, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से। तो 2.8 करोड़ में 160 का डिवाइड करेंगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर निकल के आ जाएंगे बच्चों, कि नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2.8 करोड़ में डिवाइड किया मैंने 160 का, नंबर ऑफ शेयर निकल के आएंगे बच्चों मेरे पास में, नंबर ऑफ न्यू शेयर निकल के आएंगे 1,75,000। क्लियर बात बच्चों, समझ में आ गई यहाँ तक। तो 1,75,000 शेयर मुझे क्या करने पड़ेंगे, मार्केट में इशू करने पड़ेंगे, क्योंकि 1 शेयर पे आता है पैसा 160। तो 2.8 करोड़ मार्केट से रेज करने के लिए मुझे बच्चों नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे, 175। क्लियर है। अगर इसी में बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए बच्चों, ये बोल दिया जाए कि अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हो तो, जैसे कि आप पढ़े बी रिक्वायरमेंट में लिखा है कि अगर नंबर ऑफ शेयर बताइए कितने इशू करने पड़ेंगे अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बी, आप यहाँ मत लिखना, आप क्या करना, ए के बाद में लिखना बी, मैं साइड में लिख रहा हूँ बी। अगर नॉट डिक्लेयर्ड हो तो, अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं तो बताइए बच्चों क्या होगा। अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किए जाते हैं तो आपको जो फंड चाहिए वो तो है 4 करोड़ के, और माइनस रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास कितनी अवेलेबल होगी बच्चों, डिविडेंड दिया नहीं जाएगा तो 2 करोड़ के 2 करोड़ मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग में अवेलेबल है। तो मैं क्या बोलूँगा, फंड रिक्वायर्ड है 4 करोड़, रिटेन्ड अर्निंग कितनी है बच्चों हमारे पास में 1.2 करोड़। तो उस केस में होती है कि डिविडेंड बांट देते हैं, डिविडेंड नहीं बांटेंगे तो बच्चों हमारे पास में 2 करोड़ के 2 करोड़ अवेलेबल है। तो एडिशनल फंड चाहिएगा मुझे मार्केट में बच्चों कितने का, 2 करोड़ का। और 2 करोड़ का आपको अगर फंड मार्केट में चाहिए
तो बताइए कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। जैसा कि आपको पता है डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हो तो उस केस में जो शेयर की प्राइस है वो 168 होती है। अगर 168 की प्राइस होती है तो बताइए कितने शेयर आपको मार्केट में इशू करने पड़ेंगे। 2 करोड़ रुपए मार्केट से रेज करने के लिए डिवाइड बाय 168, यहाँ आते हैं तुम्हारे पास में 1,19,047.6। सर 0.6 शेयर होते हैं क्या? अरे मान लो ना होते होंगे, अपने क्या करना है, प्लानिंग है केवल। एक्चुअल में मैं कौन सा शेयर इशू करने वाला हूँ, सोच रहे हैं कि कम से कम कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, फ्रैक्शन मारे आने तो अपने बाप के क्या जा रहा है। तो यहाँ बोलता है कि अगर डिविडेंड आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो तो 4 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, हमारे पास 1.2 करोड़ बचे हैं रिजर्व में। आउटसाइड फंड चाहिएगा 2.8 करोड़ का, यहाँ 2 करोड़ का चाहिएगा। बस इस केस में मार्केट प्राइस होती है 160 और यहाँ कितनी होती है 168, तो नंबर ऑफ न्यू शेयर निकल के आ गए। क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट और क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट बच्चों हमने सॉल्व कर ली। इसके बाद आता है क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट पढ़ें, क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट क्या गिवन है। क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट में दे रखा है शो दैट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स at the accounting year, at the end of accounting year will remain the same whether dividends are distributed or not। ये बोलता है कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स होती है वो साल के एंड में सेम रहती है, चाहे डिविडेंड दिया जाए या नहीं दिया जाए। सर क्या बात कर रहे हो, डिविडेंड देते हैं तो शेयर की कीमत 160 होती है, नहीं देते तो 168 होती है। लेकिन ये क्या बोलता है कि शो करो, प्रूव करो कि मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स है वो साल के एंड में सेम रहती है, चाहे डिविडेंड दो चाहे डिविडेंड ना दो। सर ऐसे कैसे प्रूव करते हैं, पागलों वाली बात। डिविडेंड देते हैं तो 160 होती है, नहीं होती तो 168 होती है, और ये क्या बोलता है कि सेम होती है साल के एंड में, कैसे प्रूव करेंगे। तो आइए प्रूव करते हैं कि मार्केट वैल्यू जो होती है ना शेयर्स की, साल के एंड में क्या रहती है, सेम रहती है, चाहे डिविडेंड दें चाहे डिविडेंड ना दें। वो है आपके पास में, देखो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एट ईयर एंड, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एट ईयर एंड। फर्स्ट क्या लिखा है बच्चों, वेदर डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। फर्स्ट लिखा मैंने डिविडेंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड। बताइए डिविडेंड्स को आपने क्या किया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बताइए डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो बताइए मार्केट वैल्यू क्या होगी ईयर के एंड में। अब मेरी बात सुनना बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है शो द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। यहाँ मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर नहीं निकालनी, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालनी। इसका मतलब एक शेयर की मार्केट वैल्यू नहीं, जितने शेयर आपके पास में ना उन सब की ओवरऑल मार्केट वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं समझना। अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देख के बताइए अभी आपके पास में कितने नंबर ऑफ शेयर हैं। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दे रखा है कि हमारे पास में करंट शेयर कितने हैं बच्चों, करंट शेयर हैं आपके पास में 10 लाख। और अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो आपको जो मार्केट से एक्स्ट्रा 4 करोड़ लेके आना है उसके लिए आपको कितने शेयर और इशू करने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात। देखो 10 लाख शेयर तो आपके पास में हैं। अब जो 4 करोड़ रुपए आपको चाहिए, जो 4 करोड़ रुपए आपको चाहिए उसके लिए आपको कितने मार्केट में एडिशनल शेयर और इशू करने पड़ेंगे, 1,75,000। मैं लिखूंगा एडिशनल शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे, 1,75,000। तो आपके पास में टोटल शेयर कितने हो गए बच्चों, टोटल शेयर हो गए 11,75,000। और हमें निकालना क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। एक शेयर की वैल्यू डिविडेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो एक शेयर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 160 होती है। एक शेयर की वैल्यू 160 होती है। तो बताइए इन चीज़ों की वैल्यू, इतने सारे शेयर्स की वैल्यू मार्केट में क्या होगी, मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। एक शेयर की कीमत कितनी होती है 160। तो बताइए 11,75,000 शेयर की टोटल वैल्यू क्या होगी। इसे हम बोलते हैं बच्चों किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन।
आप देखेंगे रिलायंस अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में इंडिया में तो टॉप पे है, विश्व में भी क्या हो चुकी है, नंबर 5 पे आ चुकी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका मतलब कितने शेयर आपके पास में हैं इनटू ईच शेयर की मार्केट प्राइस देके हम बोलते हैं कि जितने शेयर हमने मार्केट में इशू कर रखे हैं उनकी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, उसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो ये बोलता है कि अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो देखो 10 लाख शेयर तो थे, 1,75,000 शेयर हमने और इशू किए थे, क्यों, क्योंकि 4 करोड़ रुपए चाहिए थे। टोटल शेयर हो गए 11,75,000 और एक शेयर की प्राइस कितनी 160। तो जितने भी शेयर हमारे पास में है उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ जाएगी। क्लियर? आगे लेकिन ये तो बच्चों हमने कब किया, अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो बी है कि अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, ये बोलता है कि वेदर डिविडेंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, तो मैं लिखता हूं डिविडेंड्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते हैं तो बताइए क्या होगा। अभी बताइए आपके पास में करंट शेयर कितने हैं बच्चों, करंट शेयर है हमारे पास 10 लाख। बताओ एडिशनल शेयर और कितने चाहिएंगे, एडिशनल शेयर क्यों चाहिए बच्चों, क्योंकि हमने 4 करोड़ रुपए मार्केट से और उठाने, 2 करोड़ थे, 2 करोड़ और लाने। 168 का डिवाइड करके हमने निकाला था कि 119,047.6 शेयर मार्केट से हमें और उठाने। इसको चाहे तो आप 48 भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। बताइए टोटल शेयर कितने हो जाएंगे, टोटल शेयर हो जाएंगे 11,19,048 कर रहा हूं, चलो ठीक है। अगर इस केस में इतने शेयर हो जाएंगे और एक शेयर की प्राइस कितनी होगी अगर डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, तो अगर डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है तो एक शेयर की मार्केट प्राइस कितनी होती है बच्चों, 168 होती है। तो यहां इस सिचुएशन में नंबर ऑफ शेयर इतने होंगे और इस सिचुएशन में नंबर ऑफ शेयर इतने होंगे। इस सिचुएशन में शेयर की प्राइस 160 होगी और इस सिचुएशन में शेयर की प्राइस 168 होगी। बताइए इस केस में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जितने भी शेयर कंपनी के पास में हैं उन सब की ओवरऑल मार्केट कीमत क्या होगी, टोटल वैल्यू क्या होगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यहां निकल के आती है 1180000000। वाह, अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो ये कंपनी के शेयर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन उस केस में देखते हैं हम लोग कितनी होती है, 11,19,048 इंटू 168 यहाँ होती है, अलग से कैसे आ गया मेरा भाई, 11,19,048 इंटू 168, 11,75,000 इंटू 160। गलत लिखा है मैंने यहाँ पर बच्चों, ये यहाँ आ रहा है 18 लाख, ये 18,80,000,000 और यहाँ पर भी आ रहा है 18,80,000,000। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि अगर शेयर मार्केट में जो कंपनी के ओवरऑल शेयर की कैपिटलाइज्ड वैल्यू है इस केस में होती है ये, और डिविडेंड नहीं दिए जाए तो भी कितनी होती है ये। और क्वेश्चन के लास्ट में क्या लिखा गया था, शो दैट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर विल रिमेन सेम। ये बोलता है कि दोनों कंडीशन में, चाहे डिविडेंड दें चाहे डिविडेंड ना दें, दोनों केस में कंपनी की जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो ये रहा हमारा इस बात का प्रूव कि दोनों केस में, चाहे डिविडेंड दें चाहे ना दें, दोनों केस में जो कंपनी की जो ओवरऑल जो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है वो दोनों ही केस में बच्चों क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये जो पोर्शन था जो एमए मॉडल के बारे में हमने बात की बच्चों, ये इतना सा कंसेप्ट है एमए मॉडल का। एमए मॉडल में फर्स्ट हमें क्या निकालना होता है बच्चों, शेयर की मार्केट प्राइस। सेकंड हमें निकालना होता है कि नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे। और थर्ड में हमें क्या करना होता है बच्चों, टोटल शेयर निकाल के इनटू मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके मार्केट कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी होती है टोटल शेयर्स की। ये कंसेप्ट था तुम्हारे पास कौन सा बच्चों, एमएम अप्रोच। क्वेश्चन नंबर आपने 8 किया। अब हम बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। इसे नोट कर लें।
क्वेश्चन नंबर 9, RST लिमिटेड हैज़ ए कैपिटल ऑफ रुपीज़ 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। 10 लाख रुपए के शेयर हैं और एक शेयर 100 का है। बताइए नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 10,000। एक शेयर कितने का है बच्चों? 100 का। टोटल शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 10,000। करंट जो प्राइस है वो दे रखा है कोटेड एट पार। पार का मतलब हो गया मार्केट प्राइस, जो P0 अभी है वो 100 रुपये है। पार का मतलब फेस वैल्यू पर है। आगे कंपनी ने सोचा है कि डिविडेंड देंगे कितने रुपए का बच्चों? 10 रुपये का। अच्छी बात है। कैपिटलाइज रेट बच्चों KE गिवन है कितनी तुम्हारे पास में? 12%। व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस फर्स्ट नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड? कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस। फर्स्ट क्या है बच्चों? नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है तो P1 का फॉर्मूला होता है P0 1 प्लस KE माइनस आपका जो D डिविडेंड। अभी 100 की कीमत 12% रिटर्न चाहिए, तो रिटर्न है 12%, तो 112 शेयर की कीमत होनी चाहिए। आपने डिविडेंड नहीं दिया है तो 0 माइनस कर दें तो शेयर की कीमत हो जाएगी 112 रुपये। और बी में क्या था? इफ़ आपने क्या कह रहे हैं? डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो बच्चों, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो बताइए एक साल बाद प्राइस क्या हो जाएगी? 100 1 प्लस 0.12 112 होनी चाहिए। 10 का डिविडेंड मिल गया तो शेयर की कीमत कितनी होनी चाहिए बच्चों? 102 रुपये। ये क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट में आपसे क्या बोलेगा? ये बोलेगा नंबर ऑफ शेयर निकाल दो। और क्या पूछ लेगा आपसे? आगे क्या दे रखा है? एज्यूम दैट कंपनी पे डिविडेंड। आपको एज्यूम क्या करना है? एज्यूम ये है कि डिविडेंड आपने क्या कर दिया? पे कर दिया। डिविडेंड पे कर दिया तो इसका मतलब आप इस कंडीशन में आ गए। डिविडेंड पे कर दिया मतलब आप इस कंडीशन में आ गए। ठीक है, आगे कंपनी के पास में नेट प्रॉफिट कितना है? कंपनी के पास में नेट प्रॉफिट कितना है बच्चों? 5 लाख रुपए का। और कंपनी को नया इन्वेस्टमेंट करना है कितने रुपए का? 10 लाख रुपए का। तो बताइए कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड। इशूड का मतलब कितने जारी करने पड़ेंगे? बताइए फंड रिक्वायरमेंट कितनी है बच्चों? फंड रिक्वायरमेंट दे रखी है 10 लाख चाहिए। सबसे पहले हम बाहर से फंड लेके आएंगे या घर से पैसा उठाएंगे? घर से उठा लेंगे। कितना पैसा? रिटेन्ड अर्निंग कितने हैं आपके? रिटेन्ड अर्निंग बताओ बच्चों कितने हैं? 5 लाख के रिटेन्ड अर्निंग थे और इसने बोला है डिविडेंड दे दिया। डिविडेंड दिया है तो कितना दिया होगा? 10,000 शेयर पर 10 रुपए का डिविडेंड। 10,000 शेयर पर 10 का डिविडेंड मतलब कि डिविडेंड दिया होगा बच्चों आपने कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। तो हमारे पास बचे कितने? 4 लाख। तो 6 लाख रुपए मार्केट से आपको क्या करना है बच्चों? एडिशनल फंड लेके आना है। और एडिशनल फंड लाना है 6 लाख रुपए का। और बताइए एक शेयर कितने में जारी करेंगे? इसने बोला है कि डिविडेंड दे दिया। डिविडेंड दे दिया तो शेयर की प्राइस कितनी होगी बच्चों? 102 रुपए। तो बताइए 102 का डिवाइड करके क्या करेंगे? हम न्यू शेयर निकाल लेंगे कि कितने इशू करने पड़ेंगे। खत्म। इतना ही था इस क्वेश्चन में। आपसे बोला भी नहीं गया कि प्रूव करो, ये करो, वो करो, कुछ भी नहीं कहा गया बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन। क्लियर? इसे नोट करें बच्चों। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। आज हम चैप्टर ख़त्म करके छोड़ेंगे। आज इस चैप्टर को बस ख़त्म करना है। आज 2-3 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों, चैप्टर ख़त्म है। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करने वाले हैं कितने? 10। क्वेश्चन नंबर 10। एक कंपनी है बच्चों जिसके पास शेयर कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर हैं बच्चों कितने? 50,000। आगे शेयर्स आर बीइंग कोटेड एट पार, मतलब कि अभी शेयर की जो मार्केट प्राइस है P0 है कितनी है बच्चों? 10 रुपये। कंपनी जो डिविडेंड देने का सोच रही है बच्चों कितने रुपए है? 2 रुपये का। और KE है बच्चों कितना? 15%। ये बोलता है कि MM मॉडल लगा के बताइए शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए। मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस। सर बकवास सा टॉपिक है ये तो। हाँ जी बच्चों, फर्स्ट क्या दे रखा है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बच्चों बताइए 10 का शेयर
कीमत होनी चाहिए कितनी, 15% के हिसाब से 11.5, डिविडेंड डिक्लेयर्ड तो माइनस कर दो बच्चों कितना 2, तो 9.5 की शेयर की प्राइस हो जाएगी 1 साल के बाद, पार्ट से भी कम चली जाएगी। तो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो 10 का प्राइस है, 15% जोड़ते हैं तो ये होता है 11.5 माइनस 2 का डिविडेंड तो 9.5। यहाँ ले रखा है नॉट डिक्लेयर्ड, अगर डिक्लेयर नहीं किया तो 10 1 प्लस 0.15 11.5 की शेयर की प्राइस हो जाएगी। आगे ऑल्सो फाइंड आउट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कंपनी मस्ट इशू टू मीट इट्स इन्वेस्टमेंट नीड, कितने की, 2 लाख रुपए के। फंड्स रिक्वायर्ड कितने हैं बच्चों, 2 लाख रुपए के। पहले कहाँ देखते हैं हम लोग, रिटेन्ड अर्निंग की तरफ। कितने फंड है आपको पास में बच्चों, 2 लाख रुपए के। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है, सॉरी 2 लाख रुपए नहीं है, 2 लाख की तो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। आपके पास फंड कितने हैं बच्चों, फंड है आपके पास में 1,10,000 के, 1,10,000 रुपए का आपको फंड चाहिए। एज्यूम डिविडेंड पे हो गया, डिविडेंड पे हो गया बच्चों, फर्स्ट वाला केस। तो 1,10,000 हमारे पास थे, 50,000 शेयर पर 2 के हिसाब से आपने डिविडेंड पे कर दिया, मतलब कि 1 लाख रुपए तो आपने पे ही कर दिए। 1,10,000 में से आपने क्या कर दिया बच्चों, 1 लाख का तो डिविडेंड दे दिया, हमारे पास बचा कितना 10,000, मतलब कि मुझे एडिशनल फंड कितना लेके आना है 1,90,000 का। और इस केस में 1,90,000 का आपको एडिशनल फंड लेके आना है। तो शेयर की प्राइस क्या रहेगी बच्चों, डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो गया, डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो गया तो यहाँ प्राइस आएगी 9.5। तो यहाँ क्या निकल जाएंगे बच्चों आपके पास में, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे। शाबाश, खत्म खेल बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है बच्चों, घर पे करें मन लगा के। 11 के बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका क्या है, होमवर्क है। और 12 के बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है ना, वो भी आपका होमवर्क है। बेटा मजे लो घर पे, क्लियर। 13 के बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 19, वाह ये भी तुम्हारा होमवर्क है, वेरी गुड। और इसके अलावा एक क्वेश्चन है 17, वो मैं फटाफट करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं और ख़त्म हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि शेयर पे कंपनी का डिविडेंड कितना है बच्चों, डिविडेंड है कंपनी, क्या बोलता है प्रेजेंटली पेड डिविडेंड कितने का, प्रेजेंट डिविडेंड है कितने का बच्चों, 1 रुपए का है। अभी आपका प्रेजेंट डिविडेंड 1 रुपए का है और शेयर की प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस है बच्चों 20 रुपए की। डिविडेंड 1 रुपए का है, मार्केट प्राइस कितनी है बच्चों 20 रुपए की है। आगे दे रखा है डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो, जी दे रखा है बच्चों कितना 12%। व्हाट इज द फर्म्स एक्सपेक्टेड या रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, आपको के ई निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, के ई। और मॉडल कौन सा दे रखा है बस वो समझ के बता दें, कौन सा मॉडल दे रखा है, मॉडल का नाम दे रखा है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू निकालना। कौन सा मॉडल ऐसा है जो डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकालता है, बताओ बच्चों। यस सही जा रहे हैं आप लोग। कौन सा मॉडल, ग्रोथ वाला, डीजीएम, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, जिसको हम लोग यहां क्या बोलते हैं बच्चों, गॉर्डन मॉडल। तो आपको क्या करना है, के ई निकालना है गॉर्डन मॉडल से। बताइए के ई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, D1 अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100 प्लस जी। मार्केट प्राइस नहीं निकालना बच्चों, के ही निकालना है। D1 निकालें। ये बोलते हैं कि 1 रुपए का डिविडेंड तो कंपनी ने हैज पेड, कंपनी ने पे कर दिया भैया 1 रुपए का। तो बताइए अगली बार कितना देगी, 1 प्लस 0.12। मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दे रखी है बच्चों 20 इंटू 100 और प्लस ग्रोथ रेट दे रखी है बच्चों कितना परसेंट, 12%। तो ये निकल जाएगी बच्चों इस केस में तुम्हारे पास में क्या चीज़, के ई। क्लियर, आगे आओ। ये बोलता है कि इंस्टेड ऑफ दिस सिचुएशन सपोज डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 20% फॉर 5 ईयर्स। पहले 5 साल तो डिविडेंड बढ़ेगा कितने पर, 20% पर। उसके बाद में कितना हो जाएगा, 10%। इसका मतलब क्या हो गया
कि नाउ व्हाट इज द फर्म एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, आपको निकालना क्या है। बहुत गंदा क्वेश्चन है ये वाला बच्चों, मैं आपको बताऊं। इस केस में ये बोलता है कि मान लो कि देखो मार्केट प्राइस नहीं निकालना है, आप दिमाग से निकाल दो कि आपको मार्केट प्राइस निकालने के लिए बोल रहे हैं, ये आपको केई निकालने के लिए बोल रहे हैं, केई निकालना है। और ये बोलता है कि स्टार्टिंग के 5 साल में तो क्या होगा, जो ग्रोथ है वो 20% होगा, उसके बाद में जो ग्रोथ है बच्चों वो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। आपको केई निकालना है। देखो मेरी बात, जहां पर आपका बच्चों ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं होता है, जहां पर आपका बच्चों ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं होता है ना, ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे। हमने क्या किया था समझना, ये बोलता है कि 5 साल तक तो क्या होने वाला है, बताओ 5 साल तक तो क्या होने वाला है कि जो ग्रोथ रेट 20% है। मतलब ये हो गया कि मान लो जो आपका डिविडेंड है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में, ये बात करूं तो इनिशियल 5 ईयर में जो तुम्हारा ग्रोथ रेट है ना बच्चों कितना है, 20% है। तो फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, 1 + 20%, 1.2 प्लस 20%, 1.44 प्लस 20%, 1.728 प्लस 20%। आप जो सोच रहे हैं बच्चों ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, प्लस 20%, 2.48832। ये 5 साल तक तो आपका जो ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं है, तो 5 साल तक तो हम क्या करते हैं, ये डिविडेंड निकाल लेते हैं। अब तो ग्रोथ कांस्टेंट हो गई, अब हम क्या करते हैं बच्चों, आपको पता है ना क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा वाला याद है, मार्केट प्राइस निकालने वाला, D1/KE - G निकालने वाला। यहां पर हमें क्या करना है, D1/KE - G करके मार्केट प्राइस निकालनी होती है। अगले साल का डिविडेंड कितना होगा, अब तो ग्रोथ रेट तुम्हारी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो 2.48832 प्लस 10%, ये होता है 2.737152 अपॉन करते हैं हम लोग KE - G। क्या करते हैं बच्चों, KE - G करते हैं, याद ना। देन हम क्या करते हैं, इनको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। याद होगा जितने भी अमाउंट निकल के आते हैं उनको क्या करते हैं, पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। और पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आती है ना बच्चों, ये होती है हमारे शेयर की मार्केट प्राइस। नॉर्मल क्वेश्चन में जहां पर ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं होती है वहां पर तो मार्केट प्राइस निकाला जाता है बच्चों। नॉर्मल केस में तो क्या होता है कि मार्केट प्राइस निकाल जाता है। इसमें बोलता है कि इस केस में तो बोलता है कि केई निकालो। सर केई में समझ नहीं आया, निकालना क्या है मुझे बताइए। ये जो डिविडेंड होते हैं इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, पी फैक्टर से। ये पीवी फैक्टर कौन सी रेट के लिए जाते हैं बताइए, ये पीवी फैक्टर कौन सी रेट के लिए जाते हैं। हमेशा क्वेश्चन में आपको केई दे रखा होता है, हम पी फैक्टर निकालते हैं केई वाले, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि केई की रेट ही नहीं मालूम आपको। बहुत मुश्किल सिचुएशन में आ चुके हैं कि यहाँ पर हमें केई ही नहीं पता, और केई से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो प्रेजेंट में निकल के आते हैं ना उसकी टोटल को बोलते हैं मार्केट प्राइस। लेकिन ये फॉर्मूला देखो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 5 साल तक तो आपको पता है ग्रोथ रेट 20% थी, फ्यूचर में कितनी हो जाएगी 10%। तो इस लास्ट ईयर के डिविडेंड मैंने 10% जोड़ा अपॉन केई - जी से हम क्या निकालते हैं, मार्केट प्राइस। प्रॉब्लम है कि केई ही मालूम नहीं है, लेकिन ग्रोथ रेट क्वेश्चन में क्या दे रखी है बच्चों 10%, ये केई मालूम ही नहीं हमें। फर्स्ट इतना मुश्किल कंडीशन में गए हैं बच्चों कि पीवी फैक्टर क्या लें वो नहीं मालूम। यहाँ पर केई लेते हैं वो नहीं मालूम, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो प्रेजेंट वैल्यू निकलती है ना उसकी टोटल को बोलते हैं मार्केट प्राइस। लेकिन हाँ अब ढंग से पढ़ें, क्वेश्चन में आपको शेयर की मार्केट प्राइस गिवन है। कितनी है मार्केट प्राइस, पीयूष लूनकर एंड एसोसिएट प्रेजेंटली पेड डिविडेंड 1 रुपये का, और शेयर की प्राइस कितनी है 20। ये पता है हमें कितनी है बच्चों, 20 है, ये 20 है। इस केस में ये 20 है, लेकिन ये पीवी फैक्टर आपको कहीं गिवन नहीं है कि किस रेट पे लेने हैं, वो रेट आपको निकालनी है। यहाँ पर भी दिक्कत आ जाएगी, के की रेट नहीं मालूम, तो यहाँ पर हमें एक बहुत बुरी कंडीशन में फंस चुके हैं। ये जो क्वेश्चन में आप फंसे हैं ये उन बच्चों को मैं इजीली करवा सकता हूँ 2 मिनट के अंदर जिन बच्चों ने कैपिटल बस्टिंग कर रखा है। जैसे आपको याद होगा कैपिटल बस्टिंग में ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कोई एक रेट एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो केई है
वो 10% है। हम कोई एक रेट एज्यूम कर लेते हैं और उस रेट को एज्यूम करके अमाउंट निकालते हैं, मैच हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई हायर रेट एज्यूम कर लेंगे। अगर लोअर रेट और हायर रेट पे भी वो रेट नहीं निकलती है तो बाद में दोनों का कर लेते हैं बच्चों इंटरपोलेशन, और इंटरपोलेशन से हम क्या करते हैं, रेट निकाल देते हैं। तो इसमें बेसिकली मुझे इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। तो जिन बच्चों ने कैपिटल बस्टिंग कर रखा है वो जरूर ट्राई करना, जिन बच्चों ने कैपिटल बस्टिंग नहीं कर रखा है मैं इस क्वेश्चन को बाद में करवा दूंगा एक बार कैपिटल बस्टिंग के रिवीजन के बाद, तो ये क्वेश्चन करना तुम्हारे लिए आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन है, बस इसमें करना क्या है, आपको 10% 20% की रेट मान के एज्यूम करके निकालना है। लेकिन जो बच्चे घर पे ट्राई करेंगे उनको भी मैं एक बात बता दूं कि जो KE होती है, याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो KE होती है वो ग्रोथ से ज़्यादा होती है। यहाँ ग्रोथ रेट कितनी है बच्चों, ग्रोथ रेट है तुम्हारे पास में 10%, तो G है ना, सॉरी जो ग्रोथ रेट G है वो 10% है, तो KE को थोड़ा सा ऊपर लेके चलना। ऐसे नहीं है 10% मान मत लें, 10% मानती बेटा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ग्रोथ अगर 10% है तो KE ग्रोथ रेट से थोड़ी ज़्यादा होती है, तो एक बार 12% मान के निकालना, एक बार क्या करना आप लोग 20% मान के निकालना। अगर टोटल वैल्यू 20 के बराबर आ रही है तो अच्छी बात है, वरना करना पड़ेगा इंटरपोलेशन। जिन्होंने कैपिटल बस्टिंग किया है वो एक बार जरूर ट्राई करना। और इसके अलावा इस चैप्टर में आपको मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 20 मत ट्राई करना, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। 20 ट्राई मत करना। 21 कर लेना जिन बच्चों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रखा है, 21 कर लेना जिन बच्चों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रखा है। 22 भी मत करना बच्चों, 22 आपसे नहीं होगा, 22 मत करना, आपसे नहीं होगा। 22 में बाद में आपको करवा दूंगा, 22 आपसे नहीं होगा। ये भी इंटरपोलेशन का ही क्वेश्चन है। 22 जो है ना बच्चों वो भी इंटरपोलेशन का क्वेश्चन है, 22 मत करना। 21 आप कर लेना जिन्होंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रखा है, 22 मैं करवा दूंगा। 23 कर लेना, 23 के बाद में बच्चों 24 कर लेना, ये हो जाएंगे। तो आपको पूरे चैप्टर में मैं आपको बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं स्पाइरल के। इस स्पाइरल के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं करना है। 3 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर आपको 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 नहीं करना है। 15 के बाद 17 जो मैंने आपको बताया कि कैपिटल बस्टिंग के बाद में कर लेंगे। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि 23 और जो 24 हैं, सॉरी 22 आपको नहीं करना है, 22 आपको नहीं करना है। बस ये 3 क्वेश्चन मत करना, इसके अलावा सारे क्वेश्चन आप कर लेना। क्लियर। यहाँ पर आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक इस चैप्टर को आप बच्चों कंप्लीट कीजिए। कोई डाउट आए तो मुझे हाथों हाथ फ़ोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।